हेलो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे पेपर थर्ड टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी इसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है आज फर्टिलाइजेशन। निषेचन। इससे पिछले टॉपिक में हमने पॉलिनेशन को पढ़ लिया। पॉलिनेशन के लिए हम ये कह सकते हैं कि मैच्योर मेल गैमीट्स मतलब पॉलन ग्रेन्स का अलग अलग माध्यम, अगर क्रॉस की बात कर रहे हैं तो सेल पॉलिनेशन हो रहा है तो सेल फ्लोर के हो ही रहा है, ठीक है। उसके लिए कुछ अलग अडेप्टेशंस थे, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए कुछ अलग अडेप्टेशंस थे, और उसमें हमने कुछ जो है पॉलिनेट एजेंसीज या एजेंट्स का जो है सहारा लिया और क्रॉस पॉलिनेशन वहाँ किया। उसमें एक चीज़ और भी थी नई, दैट इज़ आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, जो कि प्लांट ब्रीडर्स के द्वारा उपयोग में लिया जाता है नई नई स्पीसीज़ को जनरेट करने के लिए। तो पॉलिनेशन के लिए अगर अपन कहें तो परागण का मतलब होता है परागकण का स्थानांतरण, अर्थात मैच्योर पॉलन ग्रेन्स का किसी माध्यम के द्वारा फीमेल रिसेप्टिव मतलब उसकी स्टिग्मा पर पहुंचना, ट्रांसफर होना, क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है, उपयुक्त तक पहुंचना। अब वो वहां पे पहुंच चुके हैं। पहुंचने के बाद में अब उसके अंदर कई सारी प्रोसेस कंप्लीट होगी और उन प्रोसेस के माध्यम से क्या हो रहा है, फाइनली जो पॉलन ग्रेन आया है वो पॉलन ग्रेन पॉलन ट्यूब के माध्यम से उसके जो केंद्रक है, मेल केंद्रक या और दूसरा उसका जो ट्यूब केंद्रक है या सेकेंडरी जो न्यूक्लियस है वो कहाँ पहुँचेंगे? एक तरीके से पॉलन चैम्बर में। पॉलन चैम्बर से फिर वो क्रॉस करके कहाँ पहुँचेंगे? एग सेल तक। और एग सेल के बीच में मतलब ओव्यूल के अंदर पहुँचने के बाद एग सेल के पास जाके वो दोनों क्या होंगे? फ्यूज। और फ्यूज होने के बाद वहाँ वो क्या बनाएंगे? जायगोट। और जायगोट बनने की जो प्रोसेस है दैट इज नॉन एज फर्टिलाइजेशन, निषेचन। तो इसको सिंपल भाषा में तो हम ये लिख सकते हैं कि मैच्योर मेल गैमीट का मैच्योर फीमेल गैमीट के साथ संलयन, जुड़ना, क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन कहलाता है। क्लियर है? तो हम यहाँ पे डेफिनेशन के रूप में इसमें दे सकते हैं। तो हमारी डेफिनेशन क्या हो जाती है? मैच्योर मेल गैमीट का फीमेल गैमीट्स, और यहां पे मेल गैमीट्स क्या हैं? पॉलन ग्रेन, और फीमेल गैमीट क्या है? एग सेल या एग न्यूक्लियस से फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब संलयन ही फर्टिलाइजेशन कहलाता, निषेचन। क्लियर है? कहलाता है। ठीक है। यहां पे तो सबसे पहले अगर अपन फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन की बात करें या इसके पता लगाने का, तो सर्वप्रथम स्टार्सबर्गर लगभग इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया 1884 में, ठीक है। लिलियम प्लांट में
इसको क्या किया उन्होंने, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को समझाया और उन्होंने बताया कि पॉलेंस बाय एयर क्रॉस पॉलिनेटेड हो रहे हैं और वो किसके ऊपर, जो वर्तिका होती है, वर्तिका के ऊपर क्या आ रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, वहाँ से वो डायरेक्ट अंदर नहीं जाते, एक विशिष्ट संरचना पॉलन ट्यूब का निर्माण करते हैं और वो पॉलन ट्यूब जो है वो ओव्यूल तक पहुँचाती है मेल गैमेट्स को या मेल न्यूक्लियस को। क्लियर है? दैट प्रोसेस इज फर्टिलाइजेशन। एक सिंपल डायग्राम अगर अपन देखें तो हमने एनाट्रोपस जो ओव्यूल देखा है, ये हो गया एनाट्रोपस, ये हो गया एम्ब्रियो सैक, और ये हो गया इसके ये हो गया न्यूसिलस, ये हो गया एम्ब्रियो सैक, और इसके अंदर ये हो गए पोलर न्यूक्लियाई। दो तो पोलर न्यूक्लियाई हो गए, ये हो गए एंटीपोडियल सेल्स, और ये बड़ा वाला जो है वो हो गई एग सेल, और साइड वाली जो हो गई वो हो गई सिनर्जिडल सेल्स, दैट इज एग एपरेटस, पोलर, जिसको हम सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं। एंटीपोडियल, ठीक है, ये हो गया, चला जाओ एंड, और ये हो गया माइक्रो पाइल, इसको बोलेंगे बीजांड द्वार, ये हो गया निभाग, ये प्रतिमुखी कोशिकाएं, ये हो गया द्वितीय केंद्रक, और ये हो गई एग सेल्स, एग सेल का मतलब अंड कोशिका और सहायक कोशिकाएं, और इसको हम बोलते हैं फ्यूनिकल व्रंत। ठीक है, और जिस जगह से ये जुड़ा होता है उसको बोलते हैं हाइलियम। ठीक है, यही ऑब्ट्यूएटर को डेवलप भी करता है। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर अपन इसकी संरचना को आगे देख रहे हैं तो ये पुष्प में किस रूप में होता है, और ये हो गया एक तरीके से प्लेसेंटा। ठीक है, ये पोजीशन होती है पुष्प के अंदर, एक ओव्यूल के अंदर, किसकी, एम्ब्रियो सैक की। तो यहां अगर अपन कहें, इसका नाम और दे देते हैं, दैट इज न्यूसिलस, और इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। यहाँ जगह नहीं है, भ्रूण कोश, जिसके अंदर ये सारे अंडाणु होते हैं। तो ऐसे में फर्टिलाइजेशन, उससे पहले पॉलिनेशन, तो पॉलिनेशन के फलस्वरूप यहाँ पे डिफरेंट स्पीसीज के पॉलेंस भी जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे, छोटे बड़े सारे।
ठीक है, जरूरी नहीं है कि स्पीसीज के, डिफरेंट के भी। तो ऐसे में यहाँ पे कीमोटैक्टिकली कुछ विशिष्ट प्रोटीन्स के द्वारा इसको कोड किया जाता है या क्या बोलते हैं पता लगाया जाता है कि ये जो रिसेप्टिकल है या जो ये स्टिग्मा है ये किस प्रजाति की है और ये जो ओव्यूल यहाँ पे पोलन ग्रेन आया है वो परफेक्ट है नहीं। तो ऐसे में जो इसका नहीं है उसका यहाँ पे कोई अंकुरण नहीं होगा और जो वाजिब है वो क्या होते हैं यहाँ पे अंकुरित होते हैं और क्या डेवलप करते हैं, पॉलन ट्यूब। इसी तरीके से और जो हैं वो भी क्या डेवलप करते हैं, पॉलन ट्यूब। तो अनेक पॉलन ट्यूब जो हैं वो यहाँ से पैसेज लेती हैं और इसमें क्या करती हैं, अंदर की तरफ धंसती हैं। लेकिन उनमें से एक पॉलन ट्यूब भी ढंग से डेवलप होती है और फाइनली पेनिट्रेट करती है किसको, ये ब्लू लाइन से जो दिख रही है दूर से, हम उसी की बात कर रहे हैं। और वो यहाँ पे पेनिट्रेट करती है किसको, माइक्रोपाइल को, और एम्ब्रियो सैक में पहुंचकर क्या कर देती है, जो मेल न्यूक्लियस है उसको क्या कर देती है, रिलीज। और वहाँ पे दोनों न्यूक्लियस अर्थात मेल न्यूक्लियस ऐड होता है किससे, फीमेल न्यूक्लियस से या एग न्यूक्लियस से। दैट प्रोसेस इज नॉन एज ट्रू फर्टिलाइजेशन, सत्य निषेचन, ठीक है। और दूसरे की अगर अपन बात करें तो वहाँ पे जो दूसरा न्यूक्लियस है वो जाके जुड़ता है किससे, सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियस से, ठीक है। तो वहाँ पे होता है सेकेंडरी या ट्रिपल फ्यूजन। पहला होता है ट्रू फ्यूजन, दूसरा होता है ट्रिपल फ्यूजन, त्रिसंलयन। और इस त्रिसंलयन के फलस्वरूप वो डेवलप करता है एम्ब्रियो मतलब एंडोस्पर्म को, भ्रूण कोश, और ये डेवलप करते हैं किसको, जाइगोट को। तो यहाँ पे 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो हम यहाँ कह सकते हैं इन एंजियोस्पर्म्स यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन होता है। जबकि अगर अपन इसी चीज़ को एंजियोस्पर्म्स की ओर लेके चलें, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है न्यू टाइप के लिए भी, आप लोगों के समझने के लिए भी। एंजियोस्पर्म्स में भी सेम स्ट्रक्चर है, लेकिन उसका पोलर न्यूक्लियाई जो होता है वो विभेदन पहले ही हो जाता है और वो कैसा होता है, हैप्लॉइड, ठीक है। और सिनर्जिडल सेल्स नहीं होती, उसमें केवल एग सेल हो गई। वहाँ पे पॉलन न्यूक्लियस जो है पहले ही विभेदित हो चुका होता है। जबकि एंजियोस्पर्म्स में पॉलर न्यूक्लियर बाद तक होता है, निषेचन के बाद तक उपस्थित होता है, अवगठित नहीं होता। और यहाँ पे जो एग एपरेटस है वो 3 कोशिकाओं के संयुग्मन में होता है। तो जब वहाँ पे निषेचन होता है जिम्नोस्पर्म्स में तो केवल एग न्यूक्लियस ही आता है और वो मेल न्यूक्लियस ही आता है, और वो मेल न्यूक्लियस एग न्यूक्लियस से मतलब फर्टिलाइज होकर क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है। उसमें पोलर न्यूक्लियाई होता ही नहीं है, वो पहले ही विकसित होकर क्या बन चुका होता है, एम्ब्रियो सैक बना चुका। एम्ब्रियो सैक नहीं मतलब भ्रूण पोष, एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म पहले ही बना चुका होता है। इस वजह से वहाँ पे सिंगल फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन एंजियोस्पर्म्स में डबल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंजियोस्पर्म्स के लिए, इस पे हम डिस्कशन करेंगे बाद में। तो सिंपल स्ट्रक्चर हमने बनाई है निषेचन की, जिसमें मेल फीमेल गैमीट्स, तो फीमेल गैमीट्स रिसेप्टिव के रूप में काम करती है, दैट इज स्टिग्मा। ये हो गया स्टाइल, वर्तिकाग्र, वर्तिका, और इसको हम बोलते हैं ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर होते हैं कार्पल्स, अंडप, और अंडप के अंदर डेवलप होता है ये पूरी संरचना, जिसको हम ओव्यूल कह सकते हैं। तो हमने सिंपल एनाट्रोपस ओव्यूल की यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाई है। इसमें हम कई टॉपिक्स को आज डिस्कस करेंगे। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को, फर्टिलाइजेशन को अध्ययन की दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से निम्न सोपान या स्टेप्स, चरणों में बांटते हैं, निम्न चरणों में बांटते हैं, ठीक है। जिसमें अगर अपन फर्स्ट की बात कर रहे हैं तो पॉलिनेशन हो चुका है, वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं है। तो सबसे पहले जो हमारा आता है वो है जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे आ गए तो पहले उनको ये पहचानना होगा कि पॉलन ग्रेन्स इसी प्रजाति के हैं, वर्तिका रिसेप्टिव है कि नहीं है, मैच्योर हुई है कि नहीं हुई, ये सारी चीज़ें देखकर पॉलन ग्रेन्स का क्या होता है, जर्मिनेशन। तो फर्स्ट पॉइंट हम वही डिस्कस कर लेते हैं, बाकी मैं एक बार बता देता हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाता है, जर्मिनेशन।
ऑफ पॉलन ग्रेन्स। दूसरा पॉइंट हमारा आएगा ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ किसकी, पॉलन ट्यूब की। तीसरा पॉइंट आएगा पॉलन ट्यूब का पाथवे, कहाँ होके जा रहा है। पाथवे के बाद में फिर आता है फर्स्ट, इस पाथवे के बाद में हमारा पॉइंट आता है पेनिट्रेशन, किसका, एंट्री इन विद या इनटू एम्ब्रियो सैक, या पहले अपन बात करें तो ओव्यूल की बात करेंगे। ओव्यूल में ये कहाँ होके एंट्री हो रहा है, बाय माइक्रोबाइल, बाय चलाजा एंड, या फिर मीजो। उसके बाद फिर हमारा आता है एंट्री इनटू द एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक के अंदर जाना। जाने के बाद में फिर वहाँ पे आएगा जो क्या बोलते हैं डिस्पर्सल, किसका, एग्स का, वो एग्स का नहीं, न्यूक्लियस का, मेल एंड फीमेल न्यूक्लियस का, क्योंकि दो टाइप के न्यूक्लियस हैं फीमेल में भी, दो ही टाइप के न्यूक्लियस है किसमें, मेल में। तो वहाँ इन दोनों का क्या होता है, एक तरीके से विसर्जन। विसर्जन के बाद में फिर आता है संलयन, दोनों के संलयन से, क्योंकि मेल फीमेल के संलयन से जायगॉट और पोलर न्यूक्लियाई और सेकेंडरी न्यूक्लियाई के जो संलयन है उसकी वजह से बनेगा भ्रूणपोष, एंडोस्पर्म। और फिर हम यहाँ पे पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन और एंडोस्पर्म की स्ट्रक्चर। ये लगभग 6 या 7 पॉइंट जो हैं वो आज के हमारे हॉट टॉपिक्स हैं। तो पहला पॉइंट हम यहाँ पे पढ़ते हैं जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। ये हटा देता हूँ सारा। फर्स्ट पॉइंट, पॉलन ग्रेन्स, परागकणों का अंकुरण। ठीक है, इसमें हमको क्या ऐड करना है, इसमें सामान्यतः हम ये ऐड करेंगे कि परागकण जो हैं क्रॉस पॉलिनेशन में अन्य एजेंट्स के माध्यम से और सेल्फ पॉलिनेशन में स्वयं उसी पुष्प की वर्तिका के ऊपर क्या होते हैं, पहुंचते हैं। पहली लाइन तो बाई पॉलिनेशन एंड जो मैच्योर पॉलन ग्रेन्स हैं वो कहाँ पहुंच रहे हैं, एक रिसेप्टिव वर्तिका के ऊपर पहुंच रहे, स्टिग्मा के ऊपर पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद में वो वहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करते हैं या रेस्टिंग फेज। इसके लिए जो वर्तिका है उसमें अलग अलग रिसेप्टिव गुण पाए जाते हैं। जैसे अगर अपन बात करें सामान्यतः या अधिकांशतः है, अधिकांशतः है एंजियोस्पर्म्स में आवृत बीजी, आवृत बीजियों में स्टिग्मा जो है वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र क्या होती है, चिपचिपी। ठीक है, और इसमें क्या होता है, स्टिकी। और इसमें होता क्या है, इसमें इसके सीड्स पर कुछ विशिष्ट श्लेष्मा युक्त रोम होते हैं जो पैप्लिया युक्त होते हैं। और जब इनके ऊपर क्या आते हैं, इनके पॉलन ग्रेन्स आते हैं, तो पॉलन ग्रेन्स के आने के कारण आप पिछली क्लास का एक वर्ड ध्यान रखिए जहाँ पे हमने यहाँ पे मतलब एक प्रोटीन का जिक्र किया था, ट्रिप्सिन। ये जो प्रोटीन है जो कि एक तरीके से टेपेटम लेयर द्वारा पॉलन ग्रेन्स को दिया जाता है, बाह्य परत एक्सैन लेयर की बाह्य सरफेस पे होता है, ये एक तरीके से जल रागी होता है। ठीक है, और ये जो ही स्टिग्मा पे जाता है तो स्टिग्मा की स्टिकी होने की वजह से या उसके श्लेष्मा या वाटर सॉल्यूशंस होने की वजह से ये क्या करता है, जल अवशोषित करता है। और जल अवशोषित करके किस पे रुक जाता है, स्टिग्मा के ऊपर गिर जाता है या रुक जाता है। हालांकि कुछ कारणों में ये कई मैमल्स के अंदर हे फीवर का भी कारण बनता है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पे शानदार चीज़ इसकी कीमोटैक्टिकली है, और वो क्या है कि ये जल रागी रुकता है। रुकने के बाद में ये एनालाइज या रिकॉग्नाइज करता है कि जो स्टिग्मा है क्या, पहली बात वो रिसेप्टिव है मतलब मैच्योर है, दूसरा वो जो स्टिग्मा है क्या वो इसी प्रजाति की है ताकि पॉलिनेशन किया
जा सके। तो इन प्रोटीन्स के द्वारा ही इस कीमो जो ट्रोपिज्म है, रसायनुचलन, उसका ज्ञान होता है भौतिक, और यही प्रोटीन्स जो हैं अलग अलग एंजाइम्स को सीक्रेट करते हैं, जैसे कि पैक्टिनेज, जैसे कि राइबोन्यूक्लिएज, जैसे कि जाइमेज, कई सारे एंजाइम्स हैं यहाँ पे जिनको ये क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं। और वो एंजाइम जो हैं वो ये हो गया पोलन ग्रेन, और ये पोलन ग्रेन की हो गई एग्जाइन। और इस एग्जाइन की अगर हम बात करें तो इसमें दो न्यूक्लियस हो गए, एक ट्यूब न्यूक्लियस हो गया और एक हो गया मेल न्यूक्लियस। लेकिन इस एग्जाइन पे जाति विशेष के अनुसार एक या एक से ज़्यादा तक क्या होते हैं, जर्म पोर्स होते हैं। दीज आर जर्म पोर। और जब ये प्रोटीन कीमोटैक्टिकली इस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर लेता है कि हाँ ये मैच्योर है, वर्तिका भी सेम प्रजाति की है, तो यही प्रोटीन्स जो हैं वो स्टिमुलेट करते हैं इसके लिए। तो एक्चुअली में ये हो क्यों रही है, क्योंकि यहाँ पे कुछ एंजाइम्स है लाइक सेल्यूलेज, लाइक पैक्टिनेज, लाइक जाइमेज, राइबोन्यूक्लिएज, ये कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो यहाँ पे क्या करते हैं, विघटनकारी होते हैं, और एग्जाइन की जो लेयर होती है उसको क्या कर लेते हैं, डिग्रेड। पैक्टिन से बनी हुई है, उसी से डिकोड है, तो डिग्रेड होने से अंदर की लेयर जो है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को डेवलप करती हैं, दैट इज नोन एज जर्म ट्यूब। क्लियर है? तो यहाँ पे हम वही समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि ज़्यादातर आवृत बीजियों में अगर हम एयर पॉलिनेटेड की बात कर रहे थे या इंसेक्ट पॉलिनेटेड की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, स्टिग्मा रिसेप्टिव होगी, लार्ज होगी, फैदरी टाइप होगी, स्टिकी टाइप होगी, कुछ ना कुछ ऐसा अडेप्टेशन होगा कि वो वातावरण से या हवा द्वारा जो भी चीज़ आ रही है उसको तेज़ी से क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले। तो सामान्यतः तो इनमें क्या मिलती है, स्टिकी टाइप की मिलती है। कुछ अडेप्टेशंस और भी मिल जाते हैं, जैसे कि पिट्यूनिया की अगर हम बात करें तो उसके अंदर पिट्यूनिया की जो वर्तिका है वो कैसी है, वर्तिकाग्र श्लेष्मा, या श्लेष्मीय रोम युक्त, श्लेष्मीय रोम युक्त होती है। और जो ही पोलन ग्रेन्स इन रोम के ऊपर आके गिरते हैं, उनके दाब लगने से प्लस इन प्रोटीन्स और उन एंजाइम्स की वजह से इनके जो रोम होते हैं वो क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं, जिससे उनमें उपस्थित चिपचिपा कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीनियस जो सब्सटेंस होता है, पोषक पदार्थ, वो स्टिमुलेट करते हैं जर्मिनेशन को, पोलन ट्यूब के जर्मिनेशन को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। वहीं एग्जाम्पल हम ले सकते हैं एक और, जैसे कि कॉस्मोस, इसके अंदर वही श्लेष्मीय रोम पैप्लिया युक्त। कॉस्मोस की हम बात करें तो इसकी भी वर्तिकाग्र के ऊपर जो रोम हैं वो कैसे होते हैं, श्लेष्मिक। रोम होते हैं, ठीक है। और ये अलग अलग टाइप के स्ट्रेटजीज के होते हैं, फैदरी टाइप या ब्रांच्ड, जो कि आने पर इसको क्या करते हैं, बाइंड करने का काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइमिंग लगता है। इसको हम बोलते हैं जर्मिनेशन पीरियड। अभी मैं उसी चीज़ को समझाऊंगा। और ये जर्मिनेशन पीरियड तुरंत कुछ मिनट, कुछ घंटे और कुछ घंटे से कई दिनों तक हो सकता है। तो ऐसे में पोलन ग्रेन्स वर्तिका पे आने के बाद वर्तिका से वापस छूट नहीं पाता। इसके लिए कुछ अडेप्टेशंस होते हैं, लाइक स्टिकी, लाइक श्लेष्मीय रोम, लाइक फैदरी टाइप। इस तरीके के स्ट्रक्चर जो है वो पोलन ग्रेन द्वारा क्या किए, वो सॉरी स्टिग्मा द्वारा क्या किए जाते हैं, डेवलप किए जाते हैं। जर्मिनेशन पीरियड की हम बात करें तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास में, जैसे कि सोरगम वल्गेर, ये लिख लेते हैं। जर्मिनेशन पीरियड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है समझने के लिए, एग्जाम के लिए, लेकिन हमें ये देखना होता है कि कितने टाइम पे या कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं।
जर्मिनेशन पीरियड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जर्मिनेशन का मतलब है जनन से, और पीरियड का मतलब हो गया काल, अर्थात जब ये पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा के ऊपर रिसेप्ट हो जाते हैं या चिपक जाते हैं तो उसके कितने समय बाद पॉलिनेशन ये पोलन ट्यूब का क्या होता है, जनन होता है, इसी को हम बोलते हैं जर्मिनेशन पीरियड। और इसमें कुछ एग्जाम्पल जैसे हम लें तो हम ले सकते हैं सोरगम वल्गेर। सोरगम, अगर हम ज्वार की बात कर रहे हैं तो इसमें कोई जर्मिनेशन पीरियड नहीं होता और ये तुरंत अंकुरित या जर्मिनेट। ठीक है, दूसरा हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले सकते हैं, एक क्या बोलते हैं इसका, जिया मेज, मक्का। मक्का की अगर अपन बात करें तो इसमें अंकुरण समय बहुत कम है, कुछ मिनटों का, लगभग 5 से 7 मिनट। एक एग्जांपल हम यहां ले लेते हैं, बीटा वल्गेरिस। JDA MAIJD BETA बीटा वल्गेरिस VULGARIS। इसके लिए अगर अपन बात करें तो मिनट की जगह इसके अंदर थोड़ा सा अडेप्टेशन जो है वो ज्यादा है और ये ले लेता है लगभग 2 घंटे। ठीक है, समय बढ़ रहा है, समय के हिसाब से सारणी है। उसके अलावा हम यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं, लगभग गैरिया, गैरिया अगर इलिप्टिका की बात करें तो इसमें लगभग समय, गैरिया इलिप्टिका, गैरिया इलिप्टिका की हम बात करें तो लगभग इसमें समय लग रहा है 2 दिन। तो यहाँ केवल ये सारणी इस चीज को समझने के लिए है कि यहाँ पे जाति विशेष या पॉलिनेशन की मतलब डिपेंडेंसी के ऊपर है कि वो स्टिग्मा पे आने के बाद कितना समय लेता है पॉलन ट्यूब को जर्मिनेट करने के लिए। ठीक है, एक। दूसरा, अगर अपन बात करें यहाँ पे पॉलन ट्यूब की लंबाई की, तो ये डिपेंड करता है स्टिग्मा की या स्टाइल की लंबाई के ऊपर। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल अपन ले ले बीटा का, तो बीटा वल्गेरिस के लिए हम ये कह सकते हैं कि इसकी पॉलन ट्यूब जो है वो एक तरीके से सबसे छोटी है, फ्यू mm, बहुत कम mm, 2 से 3 mm तक लंबी होती है, क्योंकि इसकी स्टाइल बहुत ज़्यादा छोटी है और इसके अंदर जो क्या बोलते हैं ओव्यूल है वो कैसा है, ऑर्थोट्रोपस है, माइक्रोपाइल ऊपर की तरफ ही है तो डायरेक्ट उसमें पेनिट्रेशन हो जाता है। लेकिन वहीं अगर अपन जिया मेज की बात करें, मकई, मकई की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसकी सबसे लॉन्ग हम मान सकते हैं लगभग 450 mm लॉन्ग। वैसे समझा देता हूँ मक्का में इतनी लंबी कैसे। मक्का का जो भुट्टा अपन देखते हैं जो खाने के रूप में यूज में लेते हैं, उसको अगर आप पेड़ पे देखें तो वो जो अपर कवर्स के बीच में भुट्टा जो डेवलप है वो एक्चुअली में पूरा इन्फ्लोरोसेंस है, उसमें पूरा का पूरा भुट्टे में पुष्प है और वो सारे पुष्प कैसे हैं, फीमेल, और प्रत्येक पुष्प से एक वर्तिका जो है वो ग्रीन अपर कवर जो है उसमें से बाहर की तरफ निकली रहती है, जो हमें व्हाइट कलर के रेशों के रूप में दिखाई देती है। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब कंप्लीट हो जाता है और उसमें जायगोट डेवलप हो जाता है, ठीक है, और जायगोट के बाद में एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, वो बाद में ब्राउन से कैसे हो जाते हैं, शुष्क या फिर ब्लैक कलर के हो जाते हैं। ठीक है, तो वो उसकी वर्तिकाग्र है जो भुट्टे से बाहर आई हुई होती हैं। तो ये हमारे पास में क्या बोलते हैं जर्म ट्यूब की लंबाई से है कि ये डिपेंड करती है पुष्प में स्टाइल की लंबाई के ऊपर। यही लिख देते हैं। Pollen grains
के स्टिग्मा से संलग्न होने पर, जो यहाँ पे श्लेष्मीय रोमों की हम बात कर रहे थे या श्लेष्मा की हम बात कर रहे हैं, चिपचिपे की, वो क्या होते हैं, सीक्रेट होता है और स्टिग्मा द्वारा हेयर द्वारा या हेयर्स के फटने से उनसे चिपचिपा श्लेष्मीय पदार्थ स्त्रावित होता है। ठीक है, और इस पदार्थ के अंदर हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, ठीक है, और कुछ एंजाइम्स लाइक, जैसे हमने अभी कहा, जाइमेज, न्यूक्लिएज, एस्ट्रेज, इनालेज, पैक्टिएज, सेल्यूलेज आदि। इनालेज, एस्ट्रेज, एक फॉस्फेटेज भी ऐड कर लेते हैं, राइबोन्यूक्लिएज, ठीक है, और एंजाइम्स अगर अपन इसमें ऐड करें तो वो हो गया पैक्टिनेज, सेल्यूलेज, आदि। ठीक है, ये कुछ एंजाइम्स जो हैं वो इसके अंदर क्या होते हैं, सीक्रेट होते हैं। और ये सारे के सारे जो पोषक तत्व हैं ये पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब के अंकुरण को क्या करते हैं, उद्दीपित या स्टिमुलेट करते हैं। सेकेंड पॉइंट हम यहां लेते हैं स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ। ये एक बार देख लीजिए, मिटा देते हैं। स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब मतलब पराग नलिका की संरचना और उसका वृद्धि। पराग नलिका की संरचना के लिए हम ये कह सकते हैं कि स्टिग्मा पर उपस्थित जो तरल पोषक पदार्थ है द्वारा
जो पॉलन ट्यूब है वो क्या करती है, जर्मिनेट होती है। और ये मैंने पहले ही वहाँ डायग्रामेटिकली आपको बता दिया था कि एंजाइम्स की उपस्थिति में एक्जियल लेयर क्या टूट जाएगी और उसमें जो जर्म पोर है, तो कितने जर्म पोर हैं उतने ही क्या करते हैं, उनमें से पॉलन ट्यूब्स डेवलप होती हैं। और पॉलन ट्यूब्स की अगर अपन डेवलपमेंट की बात करें तो पॉलन ट्यूब्स में हमारे पास यहाँ पे कुछ वैरायटीज हैं, जैसे कि सिंपल अगर पॉलेन्स ग्रेन्स बन रहा है और उसमें एक ही क्या है माइक वो है सिंगल जर्म पोर, तो उससे कितनी बनेगी, केवल एक नलिका, एक पराग नलिका। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, मोनो साइफोनस, एकल पराग नलिका। जैसे न्यू टाइप के क्वेश्चन है ये हमें आने चाहिए, याद होने चाहिए, तो अधिकांशतः तो ऐसा ही होता है, मोनोसाइफोनस, ठीक है। उसके अलावा जैसे अगर अपन और बात करें तो जर्म पोर अगर एक से ज्यादा हैं, सिंगल की जगह दो या अधिक अगर जर्म पोर उपस्थित है तो वो कैसे हो जाएगी, दो का मतलब हो गया डाई साइफोनस, ठीक है, डाई साइफोनस। उसी तरीके से अगर अपन एग्जाम्पल दें यहां पे दो से ज्यादा, तो वो हम एग्जाम्पल दे सकते हैं और अधिक, तो वो हो जाएंगे बहु, और बहु को हम यहां पे दे सकते हैं मल्टी या पॉली। पॉली साइफोनस कंडीशन, अर्थात वर्तिकाग्र के ऊपर पॉलन ग्रेन्स एक या एक से ज्यादा जो वो हैं क्या बोलते हैं नलिकाएं, उनको विकसित करते हैं या विकसित करने की क्षमता रखते हैं, परंतु प्रकृति में केवल एक ही होगी जो माइक्रोपाइल को भेद कर मेल न्यूक्लियस को क्या करेगी, अंदर भेजेगी। और सामान्यतः कई बार ये डाई या पॉलीसाइफोनस जो कंडीशन बनती है उसकी एक विशिष्ट स्ट्रैटेजी होती है, जैसे कि अगर किसी एक सिंगल पॉलन ग्रेन के अंदर जर्म पोर ज़्यादा है और उनमें से ज़्यादा पॉलन ट्यूब्स बनती हैं, तो उनमें से किसी एक जर्म ट्यूब के अंदर ही न्यूक्लियस होगा, मेल न्यूक्लियस। हालांकि पहुंचेंगी सारी डेवलप होकर, परंतु फर्टिलाइज केवल एक ही होगी, वही माइक्रोपाइल के अंदर एंटर कर सकती है, पॉलीसाइफोनस कंडीशन। इसके कुछ एग्जांपल्स अगर अपन यहाँ पे दें तो जैसे कि अपन एल्थिया का दे सकते हैं, इसमें लगभग 14 पराग नलिकाएं होती हैं। कितनी? 14। तो ये पॉलीसाइफोनस का बेस्ट एग्जाम्पल है। उसके अलावा हम एग्जाम्पल यहां पे दे सकते हैं मालवेसी। मालवेसी के अंदर लगभग 10 पराग नलिकाएं जो हैं वो विकसित होती हैं। अब एक और समस्या हमारे सामने आ रही है, जैसे कि हम टेट्राड की बात करें। टेट्राड को समझिए, जब पॉलन ग्रेन्स इसमें क्या बोलते हैं एंथ या पॉलन सेक के अंदर डेवलप हो रहे थे, तो वहाँ पे एंजाइम कैलोज वो इनके बीच के लिगामेंट्स को क्या कर देता है, ढीला कर देता है, और इनके डिस्पर्सल या एंथर के स्फुटन से पहले ही ये फ्री हो जाते हैं और स्फुटन के दौरान ये स्वतंत्र हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी नहीं होते कुछ प्रजातियों में, और ये टेट्राड के रूप में होते हैं। तो टेट्राड का मतलब हो गया एक संकुल में 4 पॉलन ग्रेन्स एक साथ हैं। तो ऐसे में टेट्राड की अगर हम बात करें तो एक बार में 4 पॉलन ट्यूब्स जो है वो ये क्या कर लेते हैं, विकसित कर लेते हैं। तो ये एक कंडीशन मोनोसाइफोनस की है, परंतु ये एक साथ होते हैं इसलिए एक साथ ही दिखाई देते हैं। कुछ एग्जाम्पल और जैसे अगर अपन यहाँ पे लें तो यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे कि कैलोट्रोपिस या आंकड़े की हम बात कर रहे हैं तो उसमें बनता है पॉलिनिया। तो वहां पे भी एक कंडीशन आ जाती है, कौन सी, पॉलीसाइफोनस की, क्योंकि पॉलिनिया में भी एक से अधिक जर्म ट्यूब्स जो है ये पॉलन ट्यूब्स जो है वो डेवलप होती हैं।
जर्म ट्यूब्स क्या होती हैं, डेवलप होती हैं। एक अलग ही एग्जाम्पल जो हम न्यूटाइप के लिए यूज कर सकते हैं, दैट इज क्लस्टोगेमस। क्लस्टोगेमस को समझिए, मैं आपको पॉलिनेशन में ढंग से समझा चुका हूँ। सेल्फ पॉलिनेशन में ऐसे पुष्प जो जीवन पर्यंत कभी नहीं खुलते, सदैव बंद ही रहते हैं, और कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल, दीज आर क्लस्टोगेमस। तो इस प्रकार के पुष्पों में कभी भी परपरागण नहीं होता, स्वपरागण ही कंप्लीट होता है। तो ऐसे क्लस्टोगेमस जो पुष्प होते हैं उनका अंकुरण जो है वो कहाँ, एम्ब्रियो नहीं, एंथर सैक में ही हो जाता है। जहाँ पॉलन डेवलप होते हैं वहीं उनका क्या हो जाता है, अंकुरण भी प्रारंभ हो जाता है। तो उनमें यहाँ पे जर्मिनेशन की अगर अपन बात करें तो उनको स्टिग्मा पर पहुँचने से पहले ही अंकुरित हो जाते हैं, और उनकी जो ट्यूब्स होती हैं वो स्टिग्मा को पेनिट्रेट करके क्या करती हैं, ओव्यूल तक पहुँचती हैं। ठीक है। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ट्यूब।
स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ट्यूब की कहें तो प्रारंभ में इसके अंदर फ्लूइड, इसके मतलब क्या बोलते हैं जो कोशिकांग है वो सारे के सारे उपस्थित है। एक्जाइन लेयर के रैप्चर होने से जो जर्म पोर है उसमें क्या होता है, अंदर की जो इंटाइन है, तो सिंपल वे में हम ये कह सकते हैं जर्मिनेशन किस प्रकार से हुआ, एक्जाइन के डिग्रेड होने से या एंजाइम्स की वजह से अंदर का जो फ्लूइड है उसके प्रसार के कारण जो अंदर की लेयर है इंटाइन वो कैसी है, सेल्यूलोज से बनी हुई है, और उस प्रेशर के कारण वो एक इनिशियल स्टेज के ऊपर आगे की तरफ एक पैप्लिया नुमा संरचना निकालती है। क्लियर है? उस पैप्लिया के अंदर ट्रांसफर हो जाता है इसका जीव द्रव्य, किसका, पॉलन का, और पॉलन के जीव द्रव्य की वजह से ये धीरे धीरे क्या होने लगती है, बड़ी होने लगती है। और जब ये बड़ी होने लगती है तो इसमें इसका माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम, ठीक है, उसके अलावा एंजाइम्स, रिजर्व फूड, ठीक है, और मेन चीज दोनों न्यूक्लियस, टू न्यूक्लियस या मेल न्यूक्लियस, इसमें क्या आते हैं, बढ़ जाते हैं। और पीछे की तरफ इसमें प्रेशराइज के लिए क्या हो जाता है, बड़ी बड़ी वैक्यूल्स डेवलप हो जाती हैं। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि ये पोषण इनको मिल कहाँ से रहा है, तो ये पोषण इनको मिल रहा है किस में, वर्तिका के अंदर। वर्तिका को पेनिट्रेट करके किस में जा रहे हैं, स्टाइल में, और स्टाइल के अंदर सेल्स जो है वो भेदन द्वारा या पहले से ही म्यूसिलेज या पोषक पदार्थों का क्या करती हैं, स्टोरेज करके रखती हैं, और वो स्टोरेज जो है उसको ग्रहण करके ये लगातार क्या करते रहते हैं, पोषण प्राप्त करते रहते हैं। और ट्यूब की लंबाई जो है वो सदैव माइक्रोपाइल की ओर या अंडाणु की ओर होती है, और इस वजह से ये जितनी आवश्यकता या जितनी लंबी स्टाइल होगी उस पर डिपेंड होकर उतनी लंबी क्या करते हैं, पॉलन ट्यूब को विकसित करते हैं। इसके सिरे पे एक स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें तो पैक्टिन की डिपोजिशन जो है वो मिलता है। अग्र सिरे की अगर अपन बात करें तो ये पैक्टिन से एक अग्र सिरा बनता है, इस या हम कह सकते हैं कि इसमें पैक्टिन का डिपोजिशन सबसे ज़्यादा होता है। उसके अलावा कुछ मात्रा में, मतलब फ्लूइड नहीं होता, कुछ मात्रा में वैक्यूल्स और पैक्टिन का डिपोजिशन होता है, ये कहलाता है कैप, और इसको हम कैप ब्लॉक कहते हैं। ये आगे का सीड्स भाग बनाता है और यही पेनिट्रेट करता है आगे की तरफ। क्लियर है? उसमें क्या बोलते हैं, इसके सारे के सारे जो मटेरियल्स है वो धीरे धीरे इसके साथ में आगे प्रेशराइज होके आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन वहीं पे एक और नई चीज़ सामने आती है, ज्यों ज्यों पराग नलिका की लंबाई बढ़ती है पीछे की तरफ उसी के साथ क्या डेवलप होता है, वैक्यूल, और उस वैक्यूल के लगातार बढ़ने की वजह से पीछे की तरफ कैलोज प्लग, और कैसे बनता है कैलोज प्लग, सेंट्रीपिटल, अभिकेंद्रिकी का मतलब ये बन रहा है, मतलब बनेगा, एक वलय बनेगी परिधि की ओर, और वो वलय जो है वो धीरे धीरे केंद्र की ओर बढ़ती जाएगी, और फाइनली एक टाइम ऐसा आएगा कि वो पूरी तरीके से बनकर इसको एक पट्ट के रूप में क्या कर देगी, बंद। ये दो चीज़ों के लिए बनती है, ताकि प्रेशर, बैक प्रेशर के कारण जो कोशिकांग या केंद्रक हैं वो वापस पराग नलिका में ऊपर की ओर नहीं जा सकते, नहीं तो इनकी जो वृद्धि है वो अवरुद्ध हो जाएगी। ठीक है? और दूसरा, ये पराग नलिका को बनाए रखते हैं या क्लोज कर देते हैं ताकि दूसरा कोई पराग नलिका इसके साथ में ट्रांसफर नहीं हो, प्लस ये वर्तिका के मार्ग को भी क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं संक्रमण के लिए या दूसरे पॉलन ट्यूब के एंट्री के लिए। जो पॉलन ट्यूब है वो सामान्यतः बनी हुई है, जो वॉल है इसकी पॉलन ट्यूब की, वॉल, ट्यूब वॉल, जो पॉलन ट्यूब वॉल है मेड अप ऑफ MuO, मेड अप ऑफ, बनी हुई है किसकी, सेल्यूलोज एंड पैक्टिन,
यह पैक्टिन तथा सेल्यूलोज से बनी होती है। परागनलिकी की जो वृद्धि है वो सदैव अंडाशय की ओर होती है। इसमें कई मत हैं जो हम बाद वाले टॉपिक्स में क्लियर कर लेंगे, इसमें कि ये अंडाशय तक पहुंच कैसे रही है या माइक्रोपाइल तक कैसे पहुंच रही है। तो इसके लिए कुछ मत है जिसके अनुसार इसकी जो कैप ब्लॉक और उसके पीछे के जो न्यूक्लियस हैं उसमें प्लस ओव्यूल के माइक्रोपाइल की कुछ द्वार कोशिकाएं या फिर जो सेल्स है हमारी एग एपरेटस की सब्सिडरी सेल्स जिनको हम बात कर रहे थे, क्या बोलते हैं, सहायक कोशिकाएं। सहायक कोशिकाएं जो हैं वो विशिष्ट प्रकार के लिक्विड्स का सिक्रेशन करती हैं जो कि हाइड्रोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म एंड फिजिको या फिजियोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म का मतलब हो गया जलीय चलन। क्यों? क्योंकि पॉलन ट्यूब के जो सिरे हैं उन पे कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कि जल रागी होते हैं और जल की तरफ आकर्षित होते हैं या जल को ग्रहण करते हैं। कीमोट्रोपिज्म का मतलब हो गया रसायनु चलन, जो विशिष्ट केमिकल्स या जैसे जंतु कीटों की हम बात करें तो फिरोमोन्स के रूप में होते हैं और ये आकर्षित करती है या रिकॉग्नाइजेशन में सहायक होती है। और फिजिकोट्रोपिज्म में जो है वो हो गया भौतिक, और भौतिक में यहाँ पे हम यूज में ले सकते हैं मतलब स्टिग्मा एंड स्टाइल की संरचना, आंतरिक कोशिकाओं की संरचना, उसके अलावा हम यूज में ले सकते हैं माइक्रोपाइल की संरचना, प्लस हम यूज में ले सकते हैं ऑप्ट्रेटर, एक सेतुक के रूप में होता है जो कि विशिष्ट संरचना के रूप में बनता है और फर्टिलाइजेशन के लिए ही स्पेशलाइज संरचना है जो कि पॉली ट्यूब को माइक्रोपाइल तक पहुंचाने में सहायक होती हैं। तो ये तीनों की तीनों जो रिएक्शंस है, ट्रोपिज्म है जिन्हें हम चलन कहते हैं, इनके माध्यम से पॉलन ट्यूब की दिशा सदा अंडाणु की ओर होती है। ये वापस ऊपर की तरफ नहीं जाती, सदैव अंडाणु की तरफ ही होती है और इसकी लंबाई डिपेंड करती है वर्तिका की लंबाई के ऊपर। तो अतः हम इसको कह सकते हैं कि इनकी जो ध्रुव्यता है या इनकी जो गति है वो एक दिशीय होती है, द्विदिशीय गति ये नहीं दर्शाते हैं। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट हम यहां पे बात कर सकते हैं, एक बार नोट डाउन कर लीजिए, मिटा लेते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास आ जाता है पाथवे ऑफ पॉलन ट्यूब।
हिंदी में लिखें तो पराग नलिका का मार्ग। इसको हम एक वर्ड और लिख सकते हैं पाथवे को, कोर्स। कोर्स का मतलब भी क्या होता है, मार्ग। तो यहाँ पे पॉलन ट्यूब डेवलप हो चुकी है, जर्मिनेट हो चुका है पॉलन ग्रेन। अब वो पेनिट्रेट करके अंदर प्रवेश कर रही है ओव्यूल तक। तो कहाँ होके कर रही है, तो वो जहां होके करेगी उसको हम बोलेंगे पॉलन ट्यूब का कोर्स या पाथवे। तो पराग कणों में बाहर निकलकर जो पराग नलिका है वो वर्तिका के रोम के मध्य में क्या हो जाती है, फंस जाती है, बाइंड हो जाती है, या उसकी श्लेष्मा जो है चिपचिपी श्लेष्मा उससे क्या हो जाते हैं, संलग्न हो जाते हैं, और वहीं पोषण ग्रहण करके वो क्या हो जाते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं। ठीक है, इस जर्मिनेशन में वो डेवलप करते हैं पॉलन ट्यूब, और ये पॉलन ट्यूब जो है ये वहीं वर्तिका की लेयर्स में से होके क्या करती है, उसमें प्रवेश करती है। अब यहाँ पे प्रवेश जो है वो 3 टाइप से हम समझ सकते हैं। अध्ययन की दृष्टि से हमने इस मार्ग को 3 दृष्टि से बांटा है। अध्ययन की दृष्टि से, या अध्ययन भी नहीं, प्रकृति में 3 टाइप का ही तो मिलता है। तो हम यहाँ पे सीधे से कह देते हैं कि जो पॉलन ट्यूब स्टिग्मा में 3 प्रकार या टाइप से प्रवेश करती है। अब हमें 3 प्रवेश ढूंढने हैं। पहला प्रवेश तो हो गया किसमें, स्टिग्मा इन स्टाइल में। दूसरा प्रवेश करेगी किसमें, माइक्रोपाइल में मतलब ओव्यूल में। और तीसरा प्रवेश करेगी किसमें, एम्ब्रियो सैक में, भ्रूण पोष में। इन 3 चीज में प्रवेश करके ये पहुंचेंगे कहां तक, एग सेल तक। तो पॉलन ट्यूब का प्रवेश, तो यहां पे हम पहला पॉइंट जो लेते हैं वो हो जाता है ओपन स्टाइल। ओपन स्टाइल को हम हिंदी में लिख सकते हैं एक तरीके से विवृत। विवृत स्टाइल का मतलब होगा वर्तिका, और ये नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें क्या हो रहा होगा, अर्थात इस प्रकार के पुष्पों की वर्तिका जो है वो कैसी होती होगी, खोखली होती है। अर्थात ऊपर की लेयर जो कि वर्तिकाग्र को बंधाए हुए है वो 1 या 2 परतीय लेयर होती है। उसके बाद वर्तिकाग्र कैसी होती है, खोखली होती है। और अधिकांश अनावृत बीजियों में जिसमें इस प्रकार की वर्तिका मिलती है उनकी वर्तिका सदैव एक एमॉर्फस श्लेष्मीय लिक्विड से भरी होती है, जिसमें पोषक पदार्थ और कुछ एंजाइम्स जो होते हैं, अर्थात पॉलन ट्यूब को जर्मिनेट करने या पॉलन ट्यूब की वृद्धि के लिए उपयोगी पदार्थ उसके अंदर भरे होते हैं। लिलियम, कुछ एग्जाम्पल और दे सकते हैं हम, जैसे कि राइबीज, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल जैसे हम और ले सकते हैं अपनी बुक्स में से, देख लीजिए बुक में जैसे दे रखा है पेपेवरेसी, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे है, काफ़ी है, एरिस्टोलोकिया है, एक्केरेसी है, काफ़ी एग्जाम्पल्स है जिसमें अगर अपन कहें तो इनमें वर्तिका कैसी होती है, स्टाइल कैसी होती है, स्टाइल होलो, खोखली, ठीक है, तथा श्लेष्मीय द्रव्य, श्लेष्मीय पोषक द्रव्य से भरी हुई।
होती है, श्लेष्मीय पोषक द्रव्यों से भरी हुई होती है। और इनके अंदर वर्तिका जो है वो जो पॉलन ट्यूब है वो आसानी से इसकी जो ल्यूमेन है गुहा उसमें वृद्धि करती हुई कहाँ पहुँच जाती है, माइक्रोपाइल या ओव्यूल तक पहुँच जाती है। सेकेंड टाइप जो है वो है हाफ ओपन। हाफ ओपन स्टाइल, हाफ ओपन स्टाइल की अगर अपन बात करें तो इसको लिख सकते हैं अर्ध विवृत वर्तिका। हाफ ओपन का मतलब हो गया कि ऊपर की कुछ लेयर जो है वो कोशिकीय है, सामान्य सेल्यूलोजिक कोशिकाओं से बनी हुई है, और उसके बाद में जो वर्तिका है वो कैसी है, खोखली है। ठीक है, तो ऐसे में इसको हम हाफ ओपन बोलेंगे, या ये कह सकते हैं कि इसकी जो कोशिकाएं हैं वो कैसी हैं, ल्यूज हैं, और उनमें आसानी से क्या होता है भेदन करके या एंजाइमेटिक पेप्टी ये सेलुलोज एंड पैक्टिनेज जो एंजाइम है उनकी मदद से ऊपर की जो लेयर्स होती है उनको क्या कर देती हैं, ये रैप्चर कर देती है, तोड़ देती हैं, और फिर उसके अंदर क्या करती हैं, वृद्धि करती हैं। कुछ एग्जाम्पल जैसे अगर अपन इसके दें तो यहाँ पे अपन इसके एग्जाम्पल अनेक है। अधिकांश, अगर अपन कहें अधिकांश एंजियोस्पर्म्स, अधिकांश एंजियोस्पर्म्स में ऐसा ही होता है। इसी का ही थर्ड पॉइंट लें तो उसको हम बोल सकते हैं सिंपल है, ओपन, हाफ ओपन एंड क्लोज्ड स्टाइल, और इसको हम विवृत की जगह हिंदी में क्या बोल देंगे, क्लोज को एक तरीके से विवृत को बोलेंगे सैव्रत, सैव्रत वर्तिका। ठीक है, तो सैव्रत वर्तिका की अगर अपन बात करें तो इस प्रकार की वर्तिका जो है वो पूर्णतः कैसी होती है, ठोस होती है, और इस प्रकार की कोशिका में से पॉलन ट्यूब को पेनिट्रेट करना या पॉलन ट्यूब के जाना आसान काम नहीं होता। तो इसके अंदर यहाँ पे वही जो एंजाइम्स हैं सेल्यूलोज एंड पैक्टिनेज एंजाइम की सहायता से, तो दो टाइप की यहाँ पे क्या बोलते हैं मूवमेंट या पाथवे जो है शो होता है। एक पाथवे में तो क्या होता है कि पॉलन ट्यूब जो है वो स्टाइल की कोशिकाओं के बीच का जो अंतरा कोशिकीय अवकाश है उसमें से होकर गुजरकर कहाँ पहुँचती है, ओव्यूल तक पहुँचती है। और दूसरा पॉइंट जो है वो क्या आता है, बाई पैक्टिनेज एंजाइम। पैक्टिनेज एंजाइम की सहायता से ये क्या करती है, स्टाइल की सेल्स को डिग्रेड करती है, और डिग्रेड करके या अपघटित करती है, और अपघटित करके उस बने हुए मार्ग में से इसकी क्या होती है, वृद्धि। यहाँ दो काम हो रहे हैं, एक तो इसको पैसेज मिलता है, दूसरा सबसे बड़ी चीज़ है कि डिग्रेड करने से जो कोशिकाओं का लयन द्रव है वो इसके पोषण के रूप में क्या आता है, प्रयुक्त होता है या काम में लिया जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स अगर अपन दें तो हम जैसे देख सकते हैं आइनोथेरा, पिटूनिया, आइनोथेरा, OENOTHERA, पिटूनिया, पिटूनिया आदि। एग्जाम्पल्स और भी मिल जाएंगे जो हमको इजी गोइंग पे याद हो जाएं, जैसे कि गॉसिपियम, जैसे कि धतूरा, ये एग्जाम्पल्स भी हमको वहाँ पे मिल जाते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट, बढ़ चुकी है, स्टिग्मा में प्रवेश कर चुकी है बाय पेनिट्रेशन या बाय होलो स्टिग्मा, वो सॉरी स्टाइल वर्तिका। तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं एंट्री कहाँ होगी अब, इनटू द ओव्यूल। एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब into entry of pollen tube into ovule। अंडाशय में पराग नलिका का प्रवेश। अंडाशय में परागनलिका के प्रवेश के लिए अगर अपन कहें तो यहाँ पे 3 टाइप को निर्धारित किया गया है, इन 3 टाइप्स। एक बार स्ट्रक्चर को अगर अपन देखें
हमारे पास 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज प्रोनोगैमी। ठीक है, प्रोनोगैमी की हम बात करें तो सामान्यतः इसी प्रकार का जो है क्या बोलते हैं एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल, ओव्यूल में प्रवेश, पॉलन ट्यूब का प्रवेश इसी प्रकार से होता है। प्रोनोगैमी को एक तरीके से हम कह सकते हैं अंड द्वारीय, अंड द्वार प्रवेश। अब इनको समझ लेते हैं। सेकेंड हमारे पास जो टाइप आता है वो आता है चैलेजोगैमी। जिसको हम कह सकते हैं निभागीय, निभाग या निभागीय प्रवेश। तीसरा हम यहां पे अगर ऐड करें दैट इज मीजोगैमी। मीजोगैमी को हम लिख सकते हैं मध्य प्रवेश। ठीक है, तीनों को समझते हैं। जब पॉलन ट्यूब्स इस पे आते हैं तो मैनी मोर पॉलन ट्यूब्स जो हैं, जो इसी प्रजाति के हैं, वो क्या करते हैं, अलग अलग जर्म ट्यूब्स को डेवलप करते हैं। और ये जर्म ट्यूब्स यहाँ पे ज़रूरी नहीं है सारी के सारी ढंग से बने, बहुत सारी जर्म ट्यूब्स जो हैं वो बनकर रुक जाती हैं और कुछ जो हैं वो अंदर तक आती भी हैं, कुछ अंदर तक आती भी हैं। लेकिन उनमें से केवल एक जर्म ट्यूब ही ऐसी होगी जो क्या होगी, एलोंगेटेड होकर और कहाँ तक पहुँचेगी, ओव्यूल को पेनिट्रेट करेगी। और अगर ये माइक्रोपाइल एंड से प्रवेश करती है, माइक्रोपाइल एंड से एंट्री लेती है, तो इस प्रकार के जो पेनिट्रेशन है या जो एंट्री है उसको हम बोलते हैं प्रोनोगैमी। प्रोनोगैमी अंड द्वारीय, अंड द्वारीय प्रवेश। सेकेंड पॉइंट यहां पे अगर हम ले तो चलाजोगैमी में क्या होता है, जो पॉलन ट्यूब है वो माइक्रोपाइल के स्थान पर, माइक्रोपाइल के स्थान पर वो क्या करती है, जो चलाजल एंड है वहां से पेनिट्रेट करते हुए और कहाँ पहुंचती है, माइक्रो इंटेग्यूमेंट्स में से कहाँ पहुंचती है, ये माइक्रोपाइल पे। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं, अर्थात इसका जो पेनिट्रेशन है ओव्यूल का वो कहाँ से, चलाजल एंड से है, इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, निभागीय प्रवेश। तीसरा हमारे पास में आ रहा है मीजो, जिसमें पॉलन ट्यूब जो है पॉलन ट्यूब जो है वो क्या होगा, दोनों में से किधर भी साइड से पॉलन ट्यूब जो है वो डेवलप होगी और डेवलप होने के बाद बीच में से जो इनकी इंटेग्यूमेंट्स हैं उनमें से रैप्चर करते हुए या पेनिट्रेट करते हुए कहाँ आएगी, एम्ब्रियो सैक पे, और ये जो एम्ब्रियो सैक है वहाँ से ये कहाँ पहुँचेगी, माइक्रोपाइल पर पहुँचती है। इस प्रकार के प्रवेश को हम बोलते हैं मध्य प्रवेश। कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम ले लें तो लगभग सभी में या अधिकांशतः,
अधिकांश एंजियोस्पर्म्स की अगर हम बात करें तो हमको प्रोनोगैमी टाइप का ही प्रवेश दिखाई देता है, या इसी प्रकार का प्रवेश जो है वो कंप्लीट होता है। लेकिन अगर हम बात करें बाय ट्यूब एमेटिफेरी, एमेंटिफेरी में लगभग 1900 या 1800 के अंदर बाय ट्यूब ने इसको आइडेंटिफाई किया था, और उन्होंने एमेंटिफेरी में जो पेनिट्रेशन था वो कहाँ से था, चलाजा लैंड से था, चलाजल एंट्री या चलाजल स्टाइल, दैट इज चलाजोगैमी, ठीक है, जिसमें चलाजल एंड से जो है पेनिट्रेट करके और ओव्यूल तक, ओव्यूल के माइक्रोपाइल तक पहुंच रही है। यहां अगर अपन बात करें तो लाइक कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटेसी के अंदर जो है वो कुछ सदस्यों में क्या हो रहा है, जो पेनिट्रेशन है वो कहाँ से हो रहा है, मध्य से हो रहा है, और दोनों इंटेग्यूमेंट्स को ब्रेक करके या एक इंटेग्यूमेंट को ब्रेक करके, और ये कहाँ पहुँच रही है, इसके अंदर। क्योंकि अगर अपन डाइकॉट्स की बात करें तो यहाँ इंटेग्यूमेंट्स के अंदर एक ही लेयर है, मोनोकॉट्स प्रिमिटिव्स को रूप में माने तो वहाँ डाइकॉट्स वो डबल लेयर्स के रूप में होता है। तो ये मीजो में से काट कर और कहाँ पहुँच रही है, एम्ब्रियो सैक तक, दैट इज मीजोगैमी, ठीक है, मीजोगैमी। इन सारे पेनिट्रेशंस में एक चीज सबसे विशेष है कि पॉलन ट्यूब एंट्री 3 जगह से ले रही है, लेकिन जो एम्ब्रियो सैक है उस एम्ब्रियो सैक में जो प्रवेश है वो कहाँ से होगा, एग एपरेटस की दिशा से होता है, कभी भी एंटीपोडियल एग्स की दिशा से नहीं हो रहा है। यहाँ से भी ये माइक्रोपाइल के थ्रू कहाँ पहुँच रही है, एग एपरेटस के पास, यहाँ पे भी ये अंदर से पेनिट्रेट करके एग एपरेटस के पास, और मीजोगैमी के अंदर भी ये पेनिट्रेट करके कहाँ पहुँच रही है, एग एपरेटस के पास ही पहुँचती है। एम्ब्रियो सैक का भेदन सदैव ये जो एग एपरेटस होता है वहीं से ही होता है, सिनर्जिड सेल्स के पास से। आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास में हम यहाँ पे पढ़ेंगे फिर एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक। थैंक्स। मिटा देता हूँ ये। नेक्स्ट पॉइंट जो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे वो हो गया एंट्री of pollen tube into embryo sac। पराग नलिका का एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक का मतलब हो गया भ्रूण कोश, में प्रवेश। सामान्यतः तो हम इसमें 3 बात करते हैं, लेकिन आधुनिक अवधारणा और नई रिसर्च और एक तरीके से कलर डिफरेंशिएशन या अलग टेक्निक से कुछ पेनिट्रेशन की नई स्ट्रेटजीज आई हैं, जिनके अकॉर्डिंग अलग अलग साइंटिस्ट का अलग अलग मत यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है भ्रूण कोश में एंट्री के लिए। आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स।